हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर के चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने इन सारे स्टॉक मार्केट सेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की चर्चा की हुई है। चैनल पे इन दोनों ही प्लेलिस्ट को आप चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स वाले फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स को जानेंगे, उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखेंगे और वीडियो की समरी में मैं इसकी भी डिस्कशन करूंगा कि आप इन स्टॉक्स में कितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड पहला पसंदीदा स्टॉक हमारी वीडियो का है दिवीज लैब्स। दिवीज लेबोरेटरीज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एपीआई मैन्युफैक्चरर्स है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ऐसी चीजें, ऐसी इंग्रेडिएंट जिसके बिना कोई एक जो ड्रग है, कोई एक फार्मा प्रोडक्ट है, वो अपने इफेक्ट नहीं दिखा सकता जब तक कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें ना डाला जाए। तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने वाली वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बट उनमें से सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे साउंड फंडामेंटल्स और सबसे अच्छे रिटर्न रेशियोज वगैरह के फैक्टर्स पर जब आप कंपेयर करते हो तो मुझे लगता है कि दिवीज लेबोरेटरीज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के अंदर। इसकी अगर लिस्ट ऑफ एपीआईज आप देख लें तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कितनी सारी एपीआईज ये मैन्युफैक्चर करता है, केवल इंडियन कंपनीज के लिए ही नहीं बल्कि बाहर की ग्लोबल कंपनीज के लिए भी। तो दिवीज लेबोरेटरीज ग्लोबल स्केल पे एक बहुत ही बड़ा एपीआई मैन्युफैक्चरर है। इसके कई सारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये केवल एपीआई में ही नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जिसको ये कंपनी कहती है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर बनाता है, इसलिए उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स ये कहते हैं। पूरी वर्ल्ड में, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ग्लोबल स्केल पे जब आप बात करते हैं तो जितने भी पेन किलर्स बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें 66% ऑफ एपीआईज दिवीज लेबोरेटरीज प्रोवाइड करती है कंपनीज को। और ये केवल एक कंपनी इसकी क्लाइंट नहीं है, यूएस की कंपनीज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप की कंपनीज, चाइना की कंपनीज, जापान और कोरिया की कंपनीज और फिर इंडिया की कंपनीज तो हैं ही। तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो मैंने कुछ ही देश और कुछ ही कॉन्टिनेंट्स की बात की है, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंपनीज इसकी क्लाइंट हैं। और पूरी वर्ल्ड की जो पेन किलर्स हैं उसका 66% एपीआई दिवीज लेबोरेटरी प्रोवाइड करती है और डिफरेंट जो कॉफ सिरप्स होते हैं उसकी 40% एपीआई मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करती है दिवीज लेबोरेटरीज। तो इन नंबर से आपको अंदाजा लग सकता है, जस्ट एक इंडिकेशन मिल सकता है कि कितनी लार्ज स्केल की कंपनी है। एपीआई बनाने वाली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर्स है और इंडिया की बेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। दिवीज लेबोरेटरीज की अगर हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट की बात करें, हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स की अगर बात करें तो 16 सालों में इस स्टॉक ने करीबन आपको 6000% के रिटर्न्स दिए हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने 600%, 650% और निफ्टी ने करीबन 700% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर और निफ्टी से करीबन 10 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं इन 16 सालों में। आपने अगर 16 साल पहले अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती, बस उस लमसम को अगर वहां पे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, तो आज के डेट में उसकी वैल्यू होती 59.1 लाख। तो आपके कैपिटल को करीबन 60 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है इन 16 सालों में। तो 16 ईयर्स में इसने 60 टाइम्स आपकी कैपिटल अप्रिशिएशन करके दी है। डॉक्टर रेड्डीज भी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, बहुत ही इनोवेटिव प्लेयर है। इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर 200 प्रोडक्ट्स कवरिंग अ वेरी लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कितनी सारे एरियाज में ये मेडिसिन और मेडिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो डॉक्टर रेड्डीज भी एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है अगर आप इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसकी अगर हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न की बात करें तो
इसने 21 सालों के टाइम में करीबन आपको 3000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने उसी टाइम के अंदर करीबन 865% के और निफ्टी ने करीबन 900% के रिटर्न दिए। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर और निफ्टी दोनों को ही इस स्टॉक ने भी बहुत ही हैंडसमली बीट किया है। करीबन 3-4 टाइम्स रिटर्न है कंपेयर टू सेक्टर और निफ्टी। अगर 21 साल पहले आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई होती करीबन 32.5 लाख। तो 21 सालों में इसने आपके कैपिटल को करीबन 32 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है। और ये अप्रिशिएशन तब आई है जब आप देख सकते हैं कि 2015 से, तो 2015 के मिड से इस सेक्टर में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सारे सेक्टर्स को एनालाइज किया था, स्टॉक मार्केट के सारे सेक्टर्स की बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया था इसी सीरीज की एक पहली वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि जो फार्मा सेक्टर है उसमें 2015 के बाद से कितनी बड़ी स्लगिशनेस रही है, कितनी डाउनवर्ड मूवमेंट रही है, कितनी कंसोलिडेशन रही है इस सेक्टर में। तो उस कंसोलिडेशन के बावजूद इसने आपको इतने हैंडसम रिटर्न्स दिए हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जब से मार्च में कोविड का क्रैश आया था स्टॉक मार्केट में, उसके बाद से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने क्या बूस्ट दिखाई है, क्या शानदार रिकवरी दिखाई है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ सालों तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल रिकवर एंड विल शो गुड ग्रोथ। तो उस रेस्पेक्ट से दिस कैन बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। हमारा अगला शानदार स्टॉक है एबट इंडिया। एबट एक्चुअली अमेरिका की कंपनी है। तो एबट एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और एबट इंडिया एबट की इंडियन सब्सिडरी है। तो हम यहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स देखेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर्स देख रहे हैं मार्केट शेयर के, वो एबट इंडिया के हैं, यानी कि एबट फार्मास्यूटिकल्स जो यूएस कंपनी है उसकी इंडियन सब्सिडरी के। इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही नीश सेगमेंट्स आपको दिखेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। डाइजीन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा, इंडाइजेशन के लिए यूज होता है डाइजीन। तो यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट शेयर है बहुत सारे सेक्टर्स में लीडिंग मार्केट प्लेयर है। थायरोनॉम यानी कि थायराइड रिलेटेड मेडिसिन में इसकी करीबन 52% की मार्केट शेयर है। इन्फ्लूवैक जो कि एक फ्लू वैक्सीन होती है एडल्ट्स के लिए, उसमें 65% की इसकी मार्केट शेयर है। डाइजेशन इश्यूज, जैसा हमने कहा कि डाइजीन एक डाइजेशन इश्यूज को केटर करने वाला प्रोडक्ट है, उसमें इसकी 35% की मार्केट शेयर है। और मोशन सिकनेस रिलेटेड इश्यूज के जो इसके मेडिसिन आते हैं उसकी 32% मार्केट शेयर है। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट्स में ये एक बहुत ही लीडिंग प्लेयर है। और यहां पे भी आप इनकी रैंकिंग्स देख सकते हैं, कितने सारे सेक्टर्स में इसकी रैंक 1 या 2 है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप जब इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करते हैं। एबट इंडिया की हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स की अगर बात करें तो 10 सालों में इस स्टॉक ने आपको 1003%, ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न दिए हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने 10 सालों में केवल 53% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी ने करीबन 90% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है, मतलब बाई ए फैक्टर ऑफ 10 to 20 बीट किया है एटलीस्ट। और 10 सालों में आपकी 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट हो गई होती करीबन 11 लाख की। और इन्वेस्टमेंट सर्कल्स वगैरह में आप देखेंगे कि एक बहुत ही कॉमन सेइंग है 10x in 10 years। तो जब कोई कंपनी आपको 10 सालों में 10 गुना रिटर्न देती है तो उसको एक मल्टी बैगर कहा जाता है। और तो एबट इंडिया ने 10 सालों में आपको 11 गुना रिटर्न दिए, तो इसको सर्टेनली एक मल्टी बैगर कहा जा सकता है अगर उस डेफिनेशन से आप इसकी कंपैरिजन करते हैं तो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बहुत ही एक बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी एमएनसी है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सारे बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसके हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उसका एक स्टॉक है पीजीएचएल जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो पीजीएचएल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, पीएनजी हेल्थ की। इसकी हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर देख लें तो इसमें ओरल केयर, फेमिनिन केयर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टूथपेस्ट, ओवर द काउंटर ड्रग्स और अदर बहुत सारे पर्सनल केयर, हाइजीन वगैरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेमिनिन केयर और विक्स वेपोरब हम में से हर किसी ने यूज किया है, चाहे वो सर्दी हो, सोर थ्रोट हो, तो कोई भी थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है कि विक्स वेपोरब यूज करो, विक्स के कैप्सूल्स यूज करो, विक्स की जो गोली आती है उसको यूज करो। तो आप देख सकते हैं कि पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन का कितना बड़ा मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है फीमेल केयर में और वेपोरब में। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स, जिन भी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे मार्केट लीडर्स हैं, सारे नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पीएनजी हेल्थ की अगर लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो करीबन 16 सालों का प्राइस रिटर्न यहाँ पे देखा हुआ है हमने। 16 सालों में इसने करीबन आपको 1131, ऑलमोस्ट 1100% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए, जबकि सेक्टर ने उसी टाइम में 370% के रिटर्न दिए
और निफ्टी ने करीबन 620% के रिटर्न दिए। तो दोनों ही निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है पीएनजी हेल्थ के स्टॉक ने। 16 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता तो आज उसकी वैल्यू होती 12.3 लाख, जो कि एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न है। हमारा आज का लास्ट का डिस्कशन का स्टॉक है जीएमएम फॉडलर। और जीएमएम फॉडलर रिसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा अटेंशन का कैंडिडेट रहा है, इतना ज्यादा अटेंशन और इतनी ज्यादा डिस्कशन हुई है उसके ऊपर कि एक तो ये बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, तो उसको इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। साथ ही साथ मुझे लगा कि ये जो सारी गर्मा गर्मी हुई है और ये जो सारी शंकाएं पैदा की गई हैं जीएमएम फॉडलर के ऊपर, उन सारी चीजों के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन में करना चाहता था, इसलिए मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे डिस्कस किया है। क्योंकि एनीवे एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इसके जो प्रोमोटर्स हैं बहुत ही ड्रिवन हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें कोई इशू नहीं है। जब ये बहुत सारी एलिगेशंस उन पे लगाई गई कि जो ओएफएस में इतना स्टीप डिस्काउंट क्यों दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी इंटरव्यूज दी। सारी जो क्वेश्चंस थी, सारी एलिगेशंस थी, उन सारों का उन्होंने जवाब दिया और बहुत ही फ्रैंकली ऑनेस्ट जवाब दिया। और यहाँ तक कि अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी बात करी कि आगे की उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे के उनके क्या व्यू है अबाउट द कंपनीज ग्रोथ। तो उन सारे इंटरव्यूज को आप देख सकते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आप जीएमएम फॉडलर यूट्यूब पर सर्च करें और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। इसके जो एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं तारक पटेल जी, उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आके हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यूज दिए हैं। आप जिसमें भी आपको प्रेफरेंस हो आप उसकी इंटरव्यूज देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी कन्विक्शन डेवलप हो, थोड़ी राहत मिले, थोड़ी कंफर्ट हो कि जो ओएफएस आया है उसमें डीप डिस्काउंट क्यों दिया गया। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में तो अभी भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्यों हो सकता है। तो ये तो हमने चर्चा कर ली जो रिसेंट न्यूज आई, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आई उसकी। लेकिन एनीवे हम स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो जीएमएम फॉडलर केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि केमिकल इंडस्ट्री को भी केटर करता है, क्योंकि ये ग्लास लाइंड इक्विपमेंट जिसे जीएलई कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएलई। तो जीएलई का मतलब होता है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चर की जाती हैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्रोडक्ट्स और केमिकल्स भी। तो वो सारे जो कंटेनर्स हैं वो आयरन या किसी मेटल के नहीं हो सकते, कॉपर सिल्वर के नहीं हो सकते। उसके लिए जो एक लाइनिंग होती है, उन कंटेनर्स को ग्लास से लाइन किया जाता है। तो इंडिया की लीडिंग मार्केट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट जीएमएम फॉडलर। और जीएमएम फॉडलर एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर है। हमने पहले की भी 1-2 वीडियोस में जीएम फॉडलर की डिस्कशन की हुई है। जब हम वीकली एक संडे की रात को वीडियो बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे आपको मिल रहे हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो उसमें हमने 1-2 बार जीएमएम फॉडलर की डिस्कशन की हुई है। तो हमने उन वीडियोस में भी डिस्कशन की थी कि इंडिया का लीडिंग मार्केट प्लेयर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर में, और अभी इसकी जो मार्केट शेयर है वो करीबन 55-56% के आसपास है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में। लेकिन अभी रिसेंटली इसने डी डेट्रिस, जो कि फ्रांस की एक कंपनी थी जो इसकी कॉम्पिटिटर थी इंडिया में, उसको अक्वायर कर लिया है, उसको अपने अंदर ले लिया है। तो उसकी भी जो मार्केट शेयर थी वो भी अब जीएमएम फॉडलर के पास आ जाएगी। तो ये जो मार्केट शेयर है, इंडियन मार्केट शेयर, वो करीबन 80% तक पहुंच जाएगा विद इन 6 months, विद इन ईयर्स टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक कंपनी के पास, और वो कंपनी अगर साउंड फंडामेंटल्स वाली हो, उसके पास 80% मार्केट शेयर हो किसी इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री एक बहुत ही एसेंशियल इंडस्ट्री हो। ये जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट हैं फार्मा इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कहीं नहीं जाने वाली है, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक्चुअली अभी जो रिसेंट पुश है कि हमारी जो आत्मनिर्भर भारत होनी चाहिए, हमारी जो सारी डिपेंडेंसी है चाइना वगैरह पे, उससे उसको खत्म करना चाहिए। तो इसकी जो पुश है एक और पॉजिटिव पुश आएगी, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं जिसके कारण कि इसकी डिमांड और बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली, एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म। तो जीएमएम फॉडलर एक जॉइंट वेंचर है। जीएमएम जो कि इंडिया की कंपनी थी, गुजरात मशीन मैन्युफैक्चरर्स, और फॉडलर अमेरिका की कंपनी है जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती थी, उनका एक जॉइंट वेंचर है। और जीएमएम फॉडलर ने एक्चुअली अब फॉडलर के भी कुछ स्टेक को ले लिया है। तो जीएमएम फॉडलर की बिजनेस अब केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि ये इसको एक्सपैंड करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो फॉडलर की जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जहां पे भी प्रोडक्शन प्लांट्स थे, वहां पे अब जीएमएम फॉडलर प्रोडक्शन करेगी और अपनी बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ाएगी। इसलिए उन्होंने स्टेक सेल किया था और ओएफएस के जरिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने स्टेक सेल किया था। तो ये सारी चर्चा हमने थोड़ी लंबी कर ली यहाँ पे, ताकि आपकी जो कन्विक्शन है वो थोड़ी और स्ट्रांग हो सके, आप समझ सके कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, अभी प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं,
और आप उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कन्विक्शन को डेवलप कर सकें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जीएमएम फॉडलर की जो लिस्टिंग हुई है वो 2018 के मिड में कभी हुई थी, 2018 के स्टार्ट में, तो बहुत लंबी प्राइस हिस्ट्री इसकी नहीं है, पर इस 2 सालों का जो टाइम पीरियड रहा है उसके बीच में इसने करीबन आपको 254% के शानदार रिटर्न दिए हैं। एक्चुअली ये स्टॉक काफी ऊपर चला गया था, फिर इसमें ओएफएस की जब न्यूज आई तो इसमें सर्किट लगने लगे, लोअर सर्किट दिन ब दिन कभी 10% 5% के हिसाब से, और अभी ये स्टॉक काफी नीचे आ गया है, 3000 से 4000 के बीच में अभी ट्रेड हो रहा है। तो 2 सालों के भीतर इसने आपको 254% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव रहा है 2 सालों में। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी रेड में है और सेक्टर ऑरेंज में है। इन दोनों ने ही नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिए हैं, जबकि इस स्टॉक ने आपको शानदार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। 2 सालों में आपकी 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है करीबन 3.5 लाख। तो 2 सालों के भीतर आपकी कैपिटल अप्रिशिएट हो गई है करीबन 3.5 टाइम्स। तो ये आपको बहुत लंबी पर्सपेक्टिव तो नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है इस कंपनी की, अभी भी एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन जिस सेगमेंट को ये केटर करता है उसमें मार्केट लीडर है। तो इसलिए आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, आपको मतलब नहीं है उससे। अपने सेक्टर में जो मार्केट लीडर्स हैं, लो डेट कंपनीज हैं, जिसकी रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसकी गवर्नेंस अच्छी है, जिसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, जिसके प्रोमोटर्स ड्रिवन हैं और ऑनेस्ट हैं, तो ऐसी कंपनीज पे आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जीएमएम फॉडलर को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी भी मेरी राय ये है, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी, डिस्पाइट ऑल द कमोशन इन द मार्केट, मेरी व्यू यही है कि आप उन सारे इंटरव्यूज को देखें, उन सारे न्यूज को देखें, आप कंपनी के बारे में पता करें, समझें कि ये जो सारी जो एक्टिविटीज हुई हैं वो क्यों हुई हैं और उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होंगे। इन सारों को जब आप समझ जाएं और आप तब भी आप कन्विंस्ड हो, अगर आपको तब भी लगता है कि हाँ इस कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे दिख रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कुछ और भी कंपनीज हैं जिनको मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बट उनको मैं मेंशन करना जरूरी चाहता था। आप उसको थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा और जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि उन कंपनीज में आपको कितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तो वैसी कंपनीज इंक्लूड करती हैं बायोकॉन, जो कि इंडिया की कंपनी है, फिर जाइडस वेलनेस, क्योंकि आप देखें कि डायबिटीज रिलेटेड डायबिटिक मेडिसिन वगैरह में जाइडस वेलनेस की बहुत बड़ी मार्केट शेयर है। जो शुगर फ्री प्रोडक्ट है, जो हमारे पेरेंट्स या हम में से कई लोग यूज करते हैं, वो जाइडस वेलनेस का प्रोडक्ट है। फाइजर एक बहुत अच्छी, बहुत ही रेपुटेड मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, बट इंडिया में भी लिस्टेड है। तो फाइजर भी एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, आप कंसिडर कर सकते हैं जिसको। और सैनोफी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, बट इंडिया में उसकी सब्सिडियरी है जिसका नाम सैनोफी इंडिया है। तो आप इन सारे स्टॉक्स पे भी नजर बना के रख सकते हैं, इन पे थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, इसके हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स को देख सकते हैं, इसके जो सारी बैलेंस शीट है, इसके रिटर्न रेशियोज, उन सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। और तब भी आपको अगर लगे कि इन सारे स्टॉक्स में दम है, इन सारे स्टॉक्स में फ्यूचर पोटेंशियल आपको दिखता है, तो आप इन सारों को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरी ओवरऑल थॉट्स अबाउट द फार्मा सेक्टर ये हैं कि आप ऐसे बिजनेसेस जो कि ग्लोबल बिजनेसेस हैं, वो केवल डोमेस्टिक डिमांड पे ही डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को केटर करते हैं, उसके जो क्लाइंट्स है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वैसे बिजनेसेस पे फोकस करें। तो इसमें 2 अप्रोचेस हो सकते हैं। एक तो है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस पे आप फोकस करें, जिसकी प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, जिसकी मार्केट शेयर काफी बड़ी है। लेकिन उस साथ ही साथ आपकी दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि ऐसे बिजनेसेस, ऐसी कंपनी जिसके बहुत नीश प्रोडक्ट्स हैं और उन नीश प्रोडक्ट्स में उसकी मार्केट शेयर उस कंपनी की बहुत तगड़ी है, मोर देन 50-60% है। उसलिए हमने जैसे देखा ग्लास लाइन इक्विपमेंट, तो उसमें जीएमएम फॉडलर का कोई ढंग का कॉम्पिटिटर ही नहीं है इंडिया में। और अब तो इंडिया में क्या, वो बाहर भी बिजनेस अपना फैलाना चाह रही है, एंड होपफुली इट गोज वेल फॉर देम। फिर जैसे एबॉट इंडिया की हमने बात की, कुछ सेक्टर्स में उसकी जो मार्केट शेयर है वो 55-60% है। फिर डिवीज लेबोरेटरीज की बात करी तो उसमें एपीआई बनाने में उसकी 60%, 40% की मार्केट शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं कितने फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने पीएनजी हेल्थ की बात की, तो वेपोरेब और फेमिनिन केयर में उसकी मोर देन 50% मार्केट शेयर। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करके आप समझ सकते हैं कि जो भी स्टॉक्स आप कंसिडर करें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस होने चाहिए और साथ ही साथ उसकी ह्यूज मोट होनी चाहिए। अब ये मोट हो सकता है कि R&D हो, कि उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग है उस कंपनी की कि कोई कॉम्पिटिटर उसके सामने टिक ही नहीं पाता। दूसरा एक मोट हो सकता है कि उसकी मार्केट शेयर इतनी तगड़ी हो। तीसरा मोट हो सकता है कि जिस सेगमेंट में वो है, जिस इंडस्ट्री में वो है, वो कंपनी, उस सेगमेंट में कोई उसका कॉम्पिटिटर ही ढंग का ना हो। तो इन सारी चीजों को आप कंसिडर कर सकते हैं।
जिन कंपनीज के पास ह्यूज मोट है, जो रेजिलिएंट बिजनेसेस है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उस कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं। जैसा कि हमने उस वीडियो में, जिस वीडियो में सारी स्टॉक मार्केट सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था, उसके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स की डिटेल डिस्कशन की थी, उसमें देखा था कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको साइक्लिकल स्टॉक्स और साइक्लिकल सेक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये जो साइकिल टाइमिंग की बात होती है कि किस सेक्टर में ग्रोथ आएगा या किस सेक्टर में स्लंप आने वाला है कुछ 3-4-5 सालों के लिए, तो वो जो साइकिल टाइमिंग की जो क्वेश्चंस है, जो डिसीजंस हैं, वो आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ सकते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पे छोड़ सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यू शुड स्टिक टू ओनली दोज बिजनेसेस दैट यू अंडरस्टैंड, फॉर विच यू सी कंसिस्टेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अर्निंग्स एंड इनकम, और वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ह्यूज मोट है कंपनीज के पास, तो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर, आप उन कंपनीज को ही स्टिक कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में मैं बोलूंगा कि आपकी जो एलोकेशन, टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन होनी चाहिए, वो 15-20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने जब एफएमसीजी सेक्टर और बीएफएसआई सेक्टर की बात की थी तो हमने बोला था कि ये एलोकेशन 20-25% भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहती है। उनकी जो ग्रोथ है और उनकी जो डिमांड है, बहुत ही वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा स्लगिश नहीं होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको फार्मा सेक्टर में एलोकेशन लेना है तो यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर एलोकेशन टू 15-20%, नॉट मोर देन दैट। और आपकी जो स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन है, अगर आप किसी खास स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी उसमें बहुत हाई कन्विक्शन है उन स्टॉक्स में रिलेटेड टू द फार्मा सेक्टर, तो आप उसमें 8 से 10% तक एलोकेशन रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो सकता है। जैसा हमने इस वीडियो में देखा, जो जिक्र किया, हमने केवल रिटर्न्स और केवल प्राइस मूवमेंट की बात नहीं की। हमारे जो हर कंपनी पे पहली चर्चा थी हमारी, वो उस कंपनी के बारे में थी कि वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, उस कंपनी के क्या क्या ब्रांड्स हैं, तो वो सारे हमने इंक्लूड करने की कोशिश की थी ताकि आप उन कंपनीज को समझ सकें, उन कंपनी से आप अपने आप को रिलेट कर सके, आप समझ पाए कि आप जब विक्स वेपोरब यूज करते हैं तो वो एक्चुअली पीएनजी का प्रोडक्ट है। आप जब कॉफ सिरप यूज करते हैं या पेन किलर्स यूज करते हैं तो उसमें दिवीज लैबोरेटरीज का एपीआई डाला हुआ है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कैसे ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जब आप इन चीजों को समझ पाएंगे तो आप इन सभी स्टॉक्स को स्टॉक की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, आप एक कंपनी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। और आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस स्टॉक को नहीं खरीदा है, आपने उस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी में कुछ शेयर लिया है। तो as long as that company remains solid, as long as the fundamentals of that company remain solid, you will have a long term conviction। और जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे तो आपकी वो कन्विक्शन डोलेगी नहीं, इधर उधर शिफ्ट नहीं होगी, और आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो और आपकी वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में हो सकती है। तो मेरी यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, उसके प्रोडक्ट्स को देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, आपने उस प्रोडक्ट को कभी यूज किया है या देखा है या जाना है उसके बारे में। तो आप जब ये सब करते हैं तो आपकी कन्विक्शन डेवलप होती है। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले या इन्वेस्टिंग करने के टाइम पे आप ये सब जरूर एक बार कंसिडर करें, ये सब करना। और ये सब आपको हेल्प करेगा इन सेवरल वेज एंड एट वेरियस टाइम्स। तो आपको बहुत सारे तरीकों से हेल्प करेगा, आपकी पेशेंस बनाने में हेल्प करेगा, आपकी कन्विक्शन को डेवलप करने में हेल्प करेगा, और बहुत सारे टाइम्स पे डेवलप करेगा। जब कोविड में 30-40% के डिप्स आएंगे मार्केट्स में और वो स्टॉक्स भी गिरेंगे जिनमें आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जब उन स्टॉक्स में जब डिप आएगी तो आप उन स्टॉक्स से निकलेंगे नहीं। उल्टा जब आपके पास अगर थोड़ा कोई एक्स्ट्रा कैश होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ी आपके पास कुछ कैश बची होगी, तो आप और इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप इतना कन्विंस्ड हो, आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म स्टोरी में बिलीव करते हो उस कंपनी के, कि आप डगमगाएंगे नहीं, आपकी एंजाइटी नहीं बढ़ेगी, उल्टा आप और कन्विंस होंगे कि ठीक है, उस प्राइस पे जब मैं ले रहा था, ऊपर की प्राइस पे ले रहा था, तो ये तो और भी अच्छी, और भी डिस्काउंट पे मिल रही है ये कंपनी, तो आप और इन्वेस्ट करोगे डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, योर कन्विक्शन एंड योर कैश अवेलेबिलिटी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में डालें ताकि हम एक टू वे डिस्कशन कर पाए। अगर कोई और भी स्टॉक्स हैं, और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको पता है, जिनके बारे में आपको नॉलेज है, आपकी कन्विक्शन है, तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन करें ताकि मैं भी उनके बारे में रिसर्च कर पाऊं और उन पे वीडियोस क्रिएट कर पाऊं, उनकी डिटेल एनालिसिस हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें।
ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए जो कि हम सभी को बेनिफिट करेगी। तो अगर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं या अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द कंपनीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस और थॉट्स हैं तो उसको आप काइंडली कमेंट्स में डालें ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।